लास्ट रिवीजन लेक्चर में हम लोग बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखे थे, जो कि जेड स्कीम को फॉलो करता है और इसमें फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसी की ये इमेज देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, इनिशियली जो वेवलेंथ अवेलेबल होगी 680 नैनोमीटर और 700 दोनों वेवलेंथ अवेलेबल होगी। ठीक है, तो 700 को एब्जॉर्ब कौन करेगा, PS1 एब्जॉर्ब करेगा एंड 680 वेवलेंथ की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, P60 680, है ना। एंड ये हो जाएगा तुम्हारा फोटो सिस्टम 2, ये हो जाएगा फोटो सिस्टम 1। दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, पहले तो सिस्टम चार्ज्ड हो जाएगा, पूरा एब्जॉर्प्शन जो फोटोन क्वांटम सब एब्जॉर्ब हो रहा है लाइट एनर्जी, उससे क्या होगा, इस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और वो इस क्लोरोफिल को छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, पिगमेंट से बाहर आए, चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। अब इसको प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा इन केस ऑफ PS2 PS1 बोथ। ठीक है, और ये प्राइमरी एक्सेप्टर मेनली क्या होता है, फेरस सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसे PS2 में P680 PS2 में तुम्हारा होगा फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, ठीक है, उसने रिसीव किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज जाता है, फिर वो आगे ट्रांसफ़र करेगा। ये इस तरीके से जैसे हम कोई बॉल को अर्थ के सरफेस पे टच करते हैं, फ्लोर पे टच कर दे रहे हैं, तो उसके बाद वो धीरे 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 अपने एनर्जी को लॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके का एक चेन बनता हुआ दिखेगा, बट यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनन देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाएगा, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से याद रखना है हमें, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इस इमेज को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ATP सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। कब हो रही है, जब PS2 से PS1 की तरफ सप्लाई जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, फिर फाइनली प्लास्टोसाइनिन एंड देन PS1 उसको रिसीव करता है। ये तो किस केस में हुआ, जब नॉन साइक्लिक हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन PS1 से रिलीज हो चुका था, PS1 के इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए फिर उसने P680 से PS2 से इलेक्ट्रॉन लिए हुए, और ये एक प्रोसेस चल रही है। अब PS1 से फिर से प्राइमरी एक्सेप्टर लेगा, जो कि FES होगा। ठीक है, एंड वहाँ से फेरिडॉक्सिन जब लेगा, तो फेरिडॉक्सिन के पास जो अब इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने, उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने कौन आएगा, NADP+, और NADP+ उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बना देगा, NADPH.H+। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन भी रिसीव किया और प्रोटॉन इसने कहाँ से ले लिया, ये जो वाटर के स्प्लिटिंग से प्रोटॉन बन रहे थे, इस प्रोटॉन को इसने यूज़ कर लिया। तो फाइनली हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ पे NADPH2 एंड ATP। ठीक है, एक केमिकल एनर्जी है, एक रिड्यूसिंग पावर है, और रिड्यूसिंग पावर और केमिकल एनर्जी दोनों ही अब यूज़ होंगे तुम्हारे डार्क रिएक्शन में। क्लियर है बेटा, एकदम आराम से समझो इसको। ठीक, ये तो था तुम्हारा नॉन साइक्लिक। इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस को चलने के लिए ATP और NADPH दोनों को फॉर्मेशन करने के लिए हमें नॉन साइक्लिक पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन साइक्लिक पाथवे वहाँ पे चलेगा, तभी वहाँ पे फाइनली आपको NADPH तो मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ ATP सिंथेसिस होगी। क्लियर है। अब साइक्लिक पाथवे को देखते हैं। साइक्लिक पाथवे एक तरीके से कैसा पाथवे होगा कि जिसमें कोई भी आपकी गेन नहीं है। ठीक है, कोई आपको रिड्यूसिंग पावर नहीं मिलेगा, तो आप उसको नेक्स्ट डार्क रिएक्शन में नहीं ले जा सकते हो। केमिकल एनर्जी जरूर आपको ATP के फॉर्म में मिलेगी, बट दैट इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव स्टेप नहीं होगा, ये प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, और साइक्लिक है, इट मीन्स कि PS1 से। और साइक्लिक सिर्फ एक्टिव किस में होगा बेटा, स्ट्रोमा लैमेले में एक्टिव होगा, क्योंकि वहाँ पे PS2 नहीं होगा। उस केस में साइक्लिक प्रोसेस एक्टिव होगी। और साइक्लिक का मीनिंग ही ये है कि जब PS1 से एक्साइटेड हुआ इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो चेन चल रही है, उससे फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम एंड साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन के बाद वापस से PS1 में पहुंच जाए।
क्लियर। नॉन साइक्लिक में देखो पहले एक फर्स्ट टाइम तो वो एक्साइटेड हुआ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, बाद में उसको उस सप्लाई को देने के लिए, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, उस सप्लाई को देने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, वाटर की स्प्लिटिंग से। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। वाटर के स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहाँ यूज़ होगा, PS2 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन कब इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन कहाँ इवॉल्व होती है, तो ऑक्सीजन भी PS2 के हेल्प से इवॉल्व होगी। क्लियर, सिर्फ साइक्लिक रिएक्शन चलेगा तो वहाँ इस तरीके की कोई प्रोसेस नहीं होगी। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। क्लियर है। अभी देखते हैं साइक्लिक में, फिर साइक्लिक में वही प्रोसेस दिख रही है, बस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वहाँ पे वो स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसलिए साइक्लिक में हमें ATP का फॉर्मेशन दिखता है। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन है बेटा आपके, ATP फॉर्मेशन साइक्लिक में होगा, मतलब PS1 रिस्पॉन्सिबल है, PS1 PS2 दोनों रिस्पॉन्सिबल है, बट PS1 अकेले ATP को बना सकता है, बट NADPH.H इसको बनाने के लिए PS2 PS1 वाटर की स्प्लिटिंग, ठीक है बेटा, ये सारे स्टेप वहाँ पे होंगे। स्प्लिटिंग और बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के दोनों स्टेप, दोनों जो हम प्रोसेस देख रहे हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, इसका कंपैरेटिवली क्वेश्चन आता है कि कंपैरेटिव करते हुए। तो एक टेबल और देख लेते हैं इनके कंपैरिजन का। ठीक है, यहाँ पे फोकस करो, डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेम इंडिकेट कर रहा है बेटा कि इसमें मैकेनिज्म क्या हो रही है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट को यूज़ करके फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है, फॉस्फेट या ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, वन इज साइक्लिक वन इज नॉन साइक्लिक। ठीक है बेटा, इट इन्वॉल्व्स, अब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इट मीन्स कि दोनों में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। साइक्लिक में क्या है, इट इन्वॉल्व्स ओनली PS1। साइक्लिक अभी हमने देखा जब 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की ही लाइट सिर्फ प्रेजेंट होगी, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट वहाँ नहीं प्रेजेंट होगी, उस केस में PS2 एक्टिव नहीं होगा, वहाँ कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। या आप स्ट्रोमा लैमेली पे बात करें तो वहाँ जो ग्रेना मेम्ब्रेन, वहाँ ग्रेना तो फॉर्म नहीं होगा, वहाँ एक लैमेली बना हुआ है, फैला हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, उसके मेम्ब्रेन पे PS1 प्रेजेंट है और सिर्फ PS1 एक्साइटेड हो रहा है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, इलेक्ट्रॉन ने अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया, ऑर्बिट को छोड़ा तो फिर वहाँ पे आयरन सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह रिसीव कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इट इन्वॉल्व्स ओनली PS1। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलेगा PS1 के सेंटर पे वापस भी आएगा, PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कंटिन्यू वही साइकिल चलती रहेगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, अब ये सब क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हुआ है, तो पहला इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो जाएगा, P700। नॉन साइक्लिक में पहला इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, वाटर। वो किस केस में, जब पूरा साइकिल चल रहा है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं, डोनर की बात नहीं आएगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जिस क्वेश्चन में ये होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, तो वो लाइट एनर्जी को यूज़ होके P700 या P680 से, पहला इलेक्ट्रॉन तो उनके पास जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट है वही लाइट को एब्जॉर्ब करके रिलीज होगा, बाद में उसको फुलफिल करने के लिए PS2 से PS1 की तरफ और वाटर स्प्लिटिंग से PS2 की तरफ। ठीक है, तो वाटर स्प्लिट किया, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो PS2 रिसीव करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके पूरा तुम्हारा PS1 से जाएगा और PS1 से फिर वो उसको NADP+ रिसीव कर लेगा। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इनको ध्यान से एकदम अटेंडिंग, कब क्या पूछा है दैट इज मैटर। इलेक्ट्रॉन डोनर दे कौन रहा है ये पूछ लेगा तब तो वाटर है, करेक्ट आंसर वाटर है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कैसे होता है, तो उसके लिए लाइट एनर्जी को यूज करके, अदरवाइज लाइट एनर्जी का कोई सेंस नहीं रहेगा। 2 places ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन,
लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, यहाँ पे हम लोगों ने दो जगह देखा, अभी साइकिल में दोबारा दिखा रहे थे, दो जगह ऐसी है जहाँ पे आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, एक साइटोक्रोम चैनल में और एक इनिशियली. लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अगेन P700. donor is P700, acceptor is P700. there is no photolysis of water. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन डू नॉट टेक प्लेस. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. अब इस केस में यहाँ पे कोई फोटोलाइसिस नहीं हो रही है, कोई वाटर की स्प्लिटिंग की नीड नहीं है, कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, और वो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन खुद लाइट को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ था उसी एनर्जी को बार बार वो साइक्लिक वे में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और एटीपी का फॉर्मेशन होता जा रहा है. NADPH.H is not formed, insensitive to DCMU. DCMU क्या है बेटा, DCMU एक फैक्टर है, इनहिबिटरिंग है, इफेक्ट शो करेगा जो फोटोसिंथेसिस में. फुल फॉर्म है इसका ड्राई क्लोरोफिनाइल डाइमेथाइल यूरिया. ठीक है, क्लास नोट्स में ये लिखा हुआ मिलेगा तुम लोगों को. क्लास नोट्स में जब हम लास्ट में पढ़ाएं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे मिलेगा ये डाई क्लोरोफिनाइल. एंड एक बार नोट्स में चेक कर लेना, शायद यही है, डाईमेथाइल यू से यूरिया, डाईक्लोरोफेनाइल डाईमेथाइल यूरिया, हाँ यही होगा. ठीक है, ये कैसा था, इसका क्या इनहिबिटरी इफेक्ट था, ये PS2 पे अटैक करता है. तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि PS2 साइक्लिक. ठीक है, सिर्फ ब्लॉक यहाँ पे फंक्शन नहीं हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, PS2 फंक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, इनसेंसिटिव टू DSMU. अब ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो PS1 की बात कर रहे हैं. तो PS1 कैसा हो गया, इनसेंसिटिव हो गया DCMU से. ठीक है, DCMU से सेंसिटिव कौन सा हो गया, PS2. क्या करता है ये, इसका मोड ऑफ एक्शन भी ध्यान में रखो कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र 680 से प्लास्टोक्विनोन, 680 जो रिएक्शन सेंटर है, और उससे प्लास्टोक्विनोन, नोट कर लेना, 680 P680 से प्लास्टोक्विनोन में, और ये भी नोट्स में दिया हुआ है. ठीक है, क्लास नोट्स जिसके पास होगी उनके पास होगा. प्लास्टोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को ब्लॉक करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को ब्लॉक कर देता है. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है तो फिर आगे की प्रोसेस तो होगी नहीं बेटा. ठीक है, तो ये एक तरीके से इनहिबिटर्स है, फोटोसिंथेसिस का इनहिबिटर है. क्लियर. नॉन साइक्लिक में फटाफट देख लेते हैं. इन्वर्स बोथ PS1 एंड PS2. इलेक्ट्रॉन इज नॉट साइकिल बैक टू क्लोरोफिल. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर, डोनर बात किया है इसलिए वाटर. वन प्लेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिर्फ एक प्लेस है जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP प्लस. यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगेन P700 ही था. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान में रखो. ना NADPH2 इज फॉर्म, DCMU स्टॉप इट. DCMU का मोड ऑफ एक्शन ही है कि वो ब्लॉकेज कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को. P680 के एक्टिव होने के बाद प्लास्टोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, इस वजह से DCMU इसको ब्लॉक कर देगा. क्लियर है बेटा. यहाँ पे हम लोगों को कई सारे MCQ के सॉल्यूशन मिल जाएंगे. नाउ हम बैक चलते हैं नोट्स में. ठीक है, आई थिंक अब नॉन साइक्लिक और साइक्लिक को यहाँ से बाँचने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग कवर भी कर लिए होगे. और देख लेते हैं फिर भी हम कोई इम्पोर्टेंट प्रोसेस. ठीक है, साइक्लिक का दिया है. रिड्यूसिंग पावर इज़ नॉट फॉर्म्ड इन साइक्लिक प्रोसेस. अब हम लोग को पता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एटीपी को केमिकल एनर्जी बोलते हैं एंड NADPH2 को रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया है, इन्वॉल्व वाटर स्प्लिटिंग, सब वही सारे, ये तो इजी पॉइंट्स दिए हुए हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है एक कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी. ठीक है, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे. मिशेल ने ये थ्योरी को दिया था, मिशेल ने. ठीक है, 1961 में. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है. बाकी
कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, जो हम क्लास में एक टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल दिए थे बेटा, कि दो तरफ से दो ग्रुप रस्सी को खींच रहे हैं और कोई भी हार न रहा है ना कोई जीत रहा है, ठीक है। उस केस में हमें वो एक स्टेबल टाइप से दिखेगा, लेकिन हमें अगर देखना हो कि उसमें पावर फोर्स कितना लग रहा है, कितनी एनर्जी है, तो उसको कट कर दें हम तो दोनों साइड के लोग गिर जाएंगे, ठीक है। उसको ऑल ऑफ सडन कट करें तो दोनों लोग अपने अपने अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाएंगे। तो वो किस वजह से गिर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी थी, उसके अंदर वो फोर्स जो लग रहा था उससे एनर्जी क्रिएट हो रखी थी, दैट्स वाई वो गिरते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्टेप की वजह से प्रोटॉन आयन की एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। और केमी ऑस्मोटिक थ्योरी दोनों जगह इन्वॉल्व होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी। लोकेशन दोनों की अलग अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया में पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्रिएट होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट के केस में ल्यूमेन में क्रिएट होगा। क्लियर। अब क्या कह रहे हैं इस थ्योरी में, प्रपोज्ड बाय पीटर मिशेल 1962 टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटी फॉर्मेशन। अब ये है क्या मैकेनिज्म है, एटीपी के फॉर्मेशन को यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि एटीपेज जो चैनल था, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चैनल होता है, उसी तरीके से यहाँ थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पे एक चैनल होगा, और नंबर्स में वो कई होंगे, कई सारे, जो इट्स न्यूमरस इन नंबर ऑन द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उससे हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जब रिलीज होगी तो उसी को एटीपी, वो जो F0 और F1 पार्टिकल वाला सीन था, उससे रोटेशन और उसके बाद एनर्जी का रिलीज होना, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरेट होना, उसके बाद एटीपेज पे F0 मॉलिक्यूल का रोटेट होना, F1 पे एनर्जी का जाना, और वहाँ पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का आके और उस एनर्जी को कैप्चर करके एटीपी को फॉर्मेशन करना, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये किस वजह से हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो ये यहाँ पे समझना है। एटीपी फॉर्मेशन, फॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। तो दोनों ही प्रोसेस में हमें केमी ऑस्मोटिक थ्योरी देखने को मिलेगी। दोनों के रिस्पेक्ट में हमें लोकेशन याद रखना है, बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स याद रखने हैं कि किस सोर्स से उसमें प्रोटॉन आ रहे हैं, किस सोर्स से इसमें प्रोटॉन याद है। According to this hypothesis, ATP synthesis is linked to development of a proton gradient, ठीक है। डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन अलग अलग हो सकते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट दीज आर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, मतलब आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, ऐसे बनाओ, एक मेम्ब्रेन, दूसरी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, फोल्ड होगी क्रिस्टी, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन पे क्रिएट हो रहा है, इधर के साइड एक्यूमुलेट होगा, क्लियर। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में द स्टेप्स दैट कॉज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि H+ रिलीज हो रहा है, ठीक है। H+ NADP प्लस यूज़ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ बैलेंसिंग करने के लिए प्रोटॉन भी चाहिए। तो जब NADP प्लस एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको साथ में बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन भी चाहिए, ठीक है। वो प्रोटॉन उसको कहाँ से मिलेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से। टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द हाइड्रोजन आयंस। चलो हम ये पूरा पढ़ नहीं रहे बेटा, अब हम तुम लोग को डायरेक्ट, चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा चलो पढ़ देते हैं। आयंस दैट आर प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड। ये बनेगा कहाँ, ये साइट याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। As electron moves through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron कौन सा है, pheophytin, primary acceptor, which is located towards the outer side of the membrane, transferred its electron not to an electron carrier but to an proton carrier plastoquinone, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर में कौन आ जाएगा बेटा, साइटोक्रोम, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, प्रोटॉन को कैरी नहीं करता है, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को भी लेगा, प्रोटॉन को भी लेगा, इसलिए यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली प्रोटॉन कैरियर कहा गया।
Hence this molecule removes the proton from the stroma while transporting an electron. एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए वो उतना प्रोटॉन भी यूज़ कर रहा है स्ट्रोमा से. When plastoquinone passes on its electron to electron carrier, इलेक्ट्रॉन कैरियर में कौन कौन आ गया, FES प्रोटीन और साइटोक्रोम. ठीक है, तो ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, प्रोटॉन को नहीं रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा. ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन द प्रोटॉन इज रिलीड इनटू द इनर साइड टू द मेम्ब्रेन. इट मीन्स कि फिर से क्या आ गया, ल्यूमेन में आ रहा है प्रोटॉन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड. तो एक प्रोसेस आपकी स्ट्रोमा में जो कन्वर्जन की चल रही है, NADPH फॉर्मेशन की चल रही है, उस फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, फिर से H+ आयन यूज़ हो रहा है. ठीक है, इस साइड यूज़ होने से H+ आयन जो जितने प्रेजेंट थे उससे, जैसे जस्ट सपोज H+ आयन 3 थे तो एक यूज़ हो गया तो 2 बचे. तो H+ आयन कम हो रहा है किधर की तरफ, स्ट्रोमा में. कैसे कम हो रहा है, एक प्रोसेस है जहाँ पे NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट हो रही है, वहाँ पे स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स यूज़ हो रहा है या H+ आयन यूज़ हो रहा है. क्लियर. और दो प्रोसेस जहाँ पे जिसकी वजह से ल्यूमेन में बढ़ रहा है, स्ट्रोमा में कम हो रहा है, ल्यूमेन में बढ़ रहा है, तो रिजल्टेंट हम क्या बोलेंगे कि ल्यूमेन में बढ़ रहा है. क्लियर. तो दो फैक्टर पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं प्रोटॉन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में, एंड निगेटिव इम्पैक्ट, निगेटिव मतलब यूज़ करके वो माइनस कर रहा है उस साइड के स्ट्रोमा में. लोअरिंग ऑफ H+ आयन हो रहा है बिकॉज देयर इज कंजम्पशन ऑफ H+. प्रोटॉन आयन को यूज़ किया जा रहा है, इस वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ H+ आयन कम हो रहे हैं. स्ट्रोमा से ट्रांसफ़र भी हो रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बैलेंसिंग के लिए प्रोटॉन चाहिए वो भी स्ट्रोमा से यूज़ हो रहे हैं. क्लियर है बेटा. तो एक स्ट्रोमा के साइड में यूज़ चल रहा है, कंजम्पशन ऑफ प्रोटॉन्स आयन चल रहा है, एंड ल्यूमेन के साइड में, मतलब ये थैलेक्वाइड की अगर मेम्ब्रेन है तो यहाँ ल्यूमेन में, दिस इज थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, तो यहाँ ल्यूमेन में क्या क्या हो रहा है देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से H+ आयन आ रहा है. साइटोक्रोम जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, रिलीज कर दिया प्रोटॉन को, वो भी किधर रिलीज करेगा, टुवर्ड्स द ल्यूमेन, क्योंकि ये तुम्हारा अप्रेस्ड पोर्शन में, PS2 सिस्टम तुम्हारा धसे हुए पोर्शन में. हम लोगों ने पढ़ा PS1 ऊपर की तरफ, फर्स्ट पोजीशन 700 PS1. क्लियर. सेकंड पोजीशन धसा हुआ PS2. किसी भी तरीके से याद कर लो बेटा, ये चीज़ याद रखो इनकी पोजीशन क्या है. तो उस वजह से ये H+ किधर रिलीज हो रहा है, ल्यूमेन के साइड. तो ल्यूमेन के अंदर क्या हो रहा है, H+ आयन बढ़ भी रहा है. ठीक है. तो ल्यूमेन हैव हाई H+ आयन कंसंट्रेशन एंड स्ट्रोमा हैव लो H+ आयन कंटेंट. ठीक है. थोड़ा सा ये लाल पीला डार्क सा दिख रहा है. दूसरा एक इमेज देख लेते हैं. चलो आई थिंक ये विजिबल है, क्लियर भी है. ठीक है. तो एक मेम्ब्रेन पे डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इस तरीके की वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस चलेगी. जब हम एक थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन को या एक ग्राना की मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके के नंबर ऑफ सिस्टम रन हो रहे होते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं स्ट्रोमा दिस साइड एंड ल्यूमेन इनर साइड. ठीक है. उस ग्राना के ये तुम्हारा स्ट्रोमा क्या है, अब इसके बाहर तुम्हारी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होगी, ये हमेशा ध्यान में रखना. ये साइटोप्लाज्म में नहीं हो रहा है कोई प्रोसेस, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है. ठीक है. तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन की बात करें तो स्ट्रोमा इज ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. कोई भी बाउंड्री से घिरा हुआ जो भी कंटेंट होता है, लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर, दैट इज ल्यूमेन. ठीक है. अब ग्रेना थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ब्रेक डाउन होने से, इनर मेम्ब्रेन के ब्रेक डाउन होकर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने से जो स्ट्रक्चर बन रहा है स्टैक लाइक, एक के ऊपर एक लगा हुआ, दैट इज ग्रेना. तो उस ग्रेना की भी अपनी मेम्ब्रेन है, और कहीं पे भी कोई भी मेम्ब्रेन हो वो किस तरीके के लिपिड बाइलेयर है. तो ये मेम्ब्रेन, इसके ऊपर PS2 PS1 प्रेजेंट है. ठीक है. ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है. इसी एक इमेज में तुम्हें प्रोसेस भी दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. जैसे ही वो साइटोक्रोम में आ रहा है
और यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे प्लास्टोक्विनोन में आया तो उसको बैलेंस करने के लिए इसने प्रोटॉन लिया। प्रोटॉन किधर से लिया? स्ट्रोमा से। एक एक लाइन क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। लाइट को यूज़ करके क्लोरोफिल पिगमेंट के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आके ऑर्बिट के बाहर आ गए, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने रिसीव किया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन है। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, वो प्रोटॉन वो स्ट्रोमा से लेगा, ठीक है। फिर वो साइटोक्रोम को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो साइटोक्रोम प्रोटॉन को रिसीव नहीं करेगा और वो प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा ल्यूमेन के साइड में, ठीक है, क्योंकि ये एप्रेस्ड पोर्शन में चलता है, धसे हुए पोर्शन में चलता है। अगर ये आउटर मेम्ब्रेन में इधर चल रहा होता, ठीक है, थाइलेक्वाइड की आउटर मेम्ब्रेन में चल रहा होता तो इसके इधर भी चलने के चांसेस होते, बट ये धसे हुए पोर्शन में चल रहा है इधर, इसलिए रिलीज होगा इनर साइड में, ठीक है। फर्स्ट रीजन। सेकेंड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सेकेंड रीज़न। फर्स्ट रीज़न वैसे ये देख लो, सेकेंड ये, ठीक है। तो यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इन दोनों से पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब पॉजिटिवली बढ़ रहा है। और थर्ड, निगेटिव यूज हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो रहा है। थाइलेक्वाइड ल्यूमेन में H+ आयन का कंसंट्रेशन हाई हो गया, और जब ये H+ आयन का कंसंट्रेशन हाई होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वॉल पे जनरेट हो जाएगी, आउटर और इनर में प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, और उससे क्या होगा, इस पार्टिकल का रोटेशन होगा। पार्टिकल के रोटेशन से इसके सरफेस पे स्ट्रोमा साइड में ADP रिएक्ट करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड करेगा, एंड देन ATP में वो सारी एनर्जी जो टग ऑफ वॉर जैसे कट होने से हो रहा है, जो यहाँ रोटेशन से एनर्जी रिलीज होगी, उसको ये फॉस्फोराइलेशन में यूज़ कर लेगा और ये एनर्जी ट्रैप हो गई ATP में। क्लियर है बेटा? ठीक, यही प्रोसेस है। दिस इज केमियोस्मोटिक थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्या देखना है अब? ठीक है, तो तीन रीज़न हो गए, एक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एक जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है और प्रोटॉन को रिलीज कर दे रहा है उस वजह से। और दूसरा NADP रिडक्टेज एंजाइम जो NADP+ को रिडक्शन कर रहा है, NADP+ का NADPH2 के फॉर्मेशन में। इन तीनों ही प्रोसेस से रिजल्टेंट ल्यूमेन में कंसंट्रेशन हाई हो रहा है। क्लियर बेटा? ठीक है। Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decreases in number, while in the lumen there is accumulation of proton. This create a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen. जहाँ पे प्रोटॉन बेटा ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे क्या होगा, एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी, तो pH क्या होगा, लो हो जाएगा। The ATPase enzyme consists of two parts, one called F0 and another one is F1. F0 is embedded, जो धसा हुआ पोर्शन होता है, जो ल्यूमेन की तरफ होगा, थाइलेक्वाइड ल्यूमेन की तरफ होगा, that is F0 in the membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion word ध्यान में रखना, of protons across the membrane. तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कोई एनर्जी की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। The other portion is called F1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid, और ये किसको फेस करेगा, स्ट्रोमा के साइड को, membrane on the side that faces the stroma. The gradient is important because it is breakdown of this gradient that leads to the release of energy. The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of the F0 of the ATPase. ठीक है। और पहले क्लास का अगर फिगर वगैरह बना रखा हो ध्यान से, पूरे नोट्स पूरे होंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर मैंने ATPase का स्ट्रक्चर बता रखा है, F0 के डिफरेंट पार्ट बता रखे हैं और वो कैसे रोटेट होते हैं, कैसे एनर्जी रिलीज होगी, सारे स्टेप हम लोग 1 by 1 देखे हुए हैं। क्लियर? द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड्स एनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
to conformational change in the F1 particle of the ATPase, which makes the enzyme synthesis several molecules of energy, synthesize several molecules of energy packed ATP. Chemoosmosis require a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATPase. Energy is used to pump proton across a membrane to create a gradient or a high concentration of proton within the thylakoid lumen. ये क्लोरोप्लास्ट की बात होगी तो लोकेशन हमें देना है thylakoid lumen. ATPase has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This releases enough energy to activate ATPase enzyme complex that catalyzes the formation of ATP. ये important है और ये समझ में भी आ रहा होगा. ठीक, अब एक पॉइंट आ जाता है कि वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड. NADPH और ATP क्या है? हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं. लाइट रिएक्शन में भी और एक बाई प्रोडक्ट निकलता है वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा. एंड ATP और NADPH जो कि एक केमिकल एनर्जी का सोर्स है, एक रिड्यूसिंग पावर कहलाता है NADPH2, वो दोनों ट्रांसफ़र हो जाएंगे. वो दोनों यूज़ होंगे कहाँ? डार्क रिएक्शन में. ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, उसका रिडक्शन होगा, एनर्जी को यूज़ करेगा ATP के, एंड फाइनली शुगर का फॉर्मेशन हो जाएगा एक आफ्टर द सर्टेन नंबर ऑफ द इंटरमीडिएट केमिकल रिएक्शन. क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ATP और NADPH को कहाँ यूज़ करने वाली बात है, तो वो कहाँ यूज़ होंगे? डार्क रिएक्शन में. और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में. ठीक है, कोई भी रिएक्शन, कोई भी चीज़ कहाँ होती है, दैट डिपेंड्स ऑन उसके एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है. ठीक है, तो अगर हम कहें कि फ्लूइड, क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड, ल्यूमेन के फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं अब हम, थैलेकोइड के ल्यूमेन की बात नहीं कर रहे हैं अब हम, क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन की बात करें या क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रोमा. तो साइट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा. क्लियर? देखते हैं अब यहाँ क्या क्या लिखा है. इन दिस प्रोसेस CO2 इज रिड्यूस टू शुगर. कार्बन डाइऑक्साइड का ही रिडक्शन होना है. ठीक है, शुगर का फॉर्मेशन होना है. इट इज़ नोन एज डार्क रिएक्शन बट इट डज नॉट मीन दैट इट अकर्स इन डार्क. इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि डार्क रिएक्शन है तो डार्क में होगा. दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन लाइक ATP एंड NADPH2. So immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stops. If then light is made available, the synthesis starts again. इसके मैंने एक्सपेरिमेंट बताए थे कि लाइट दिया बंद किया, लाइट दिया बंद किया, तो उसमें कितना शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या कंसंट्रेशन है, कैसे लाइट का इफेक्ट देखा जाएगा, ये सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस का डिस्कस हुआ है. It was of the interest of scientists to find out how this reaction proceed, or rather that was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed. Just after World War II, among the several efforts to put radioisotope to beneficial use, the work of Melvin Calvin is exemplary. The use of radioactive C14, साइंटिस्ट का नाम जो कि बहुत इजी है, पूछा नहीं जाएगा. कैल्विन साइकिल का नाम इन पे है. पूछा क्या जाएगा? रेडियो आइसोटोप. पूछा क्या जाएगा? किस एल्गी पे स्टडी किया था उन्होंने? ठीक है, क्लोरेला पे स्टडी किया था. हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज लेड टू द डिस्कवरी that the first carbon dioxide fixation product was 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड. जब 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होती है वैसे प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट. जब 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होगा वैसे प्लांट को बोलते हैं C4 प्लांट. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, हेंस इट वॉज कॉल्ड कैल्विन साइकिल आफ्टर हिम. द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाइज, जब 3 कार्बन प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और वी कैन से PGA. और वो जब रिएक्शन में रहेगा तो और हम क्या कह सकते हैं उसको? फॉस्फोग्लिसरेट.
Scientists also tried to know whether all plants have PGA as the first product of CO2 fixation or whether any other product was formed in other plants. Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants where the first stable product of carbon dioxide fixation was again an organic acid, but one which had 4 कार्बन, और क्या होगी वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAAC4 प्लांट्स हो जाएंगे वो. दिस एसिड वाज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और OAA. Since then, CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of two main types. Those plants in which the first product of CO2 fixation is a C3 acid, PGA, or that is the C3 pathway, and those in which the first product was C4 acid, that is oxaloacetic acid, and pathway is C4 pathway. But still हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि C3 is